जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में उग्रवादियों का उदय और विकास। इसके पहले हमने नरमपंथी के विचारों को, उदारवादियों के विचारों को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी नीतियों को अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमें यह जो चैप्टर हमारा है, इसमें हमें उग्रवादियों के विषय में पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स में पढ़ाया जा रहा है, वही नोट्स आपको दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकें, या फिर आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उग्रवादी चरण जो है 1905 से 1919 तक था। इसके पहले हमने 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, बताया था, स्थापना हुई थी। उसके पश्चात 1885 से 1905 ईस्वी तक पूरा 20 साल उदारवादियों का चरण था। उन्होंने अपने क्रियाकलाप किए, अपने नीति लगाए। उसके बाद फिर उग्रवादी चरण आता है। उग्रवादी चरण का गठन जो है वह 1905 में एकदम से नहीं हो गया। जो ये उग्रवादी चरण के लोग थे, पहले भी थे। जैसे कि मान लीजिए जो भी चरण था, कांग्रेस का गठन हुआ, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग थे। नरम दल वालों का वर्चस्व था, इसलिए उसे उदारवादी चरण कहा गया। ऐसा नहीं था कि उस समय उग्रवादी चरण के जो गरम दल के नेता थे वह उस समय नहीं थे, वह थे, लेकिन उनके बातों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए उनकी बातें दब जाती थी। और उदारवादी जो नेता थे, नरमपंथी, उनके विचारों का वर्चस्व था, तो इसलिए उनका एक प्रकार से चरण माना जाता है। लेकिन 1905 आते आते ऐसा समय आ गया कि लोगों को भी लगने लगा, कुछ उदारवादियों को भी लगने लगा कि हम जिस प्रकार की नीति से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, या अपनी नीतियों से अपने लोगों को महत्व दिलाना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। क्योंकि उदारवादी जो थे वह स्वराज्य नहीं मानते थे। वह बोलते थे कि आप अंग्रेज के शासन में ही हमारे जो भी नीति हैं, हमारे लिए सुधार कर दीजिए। वह स्वराज्य कभी नहीं मानते थे। इसीलिए उग्रवादी चरण का एक प्रकार से उदय हुआ। उग्रवादी चरण का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों द्वारा किए जा रहे प्रार्थना, प्रतिवेदन और लंदन यात्रा से जब कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ, तब भारतीय जनमानस के असंतोष में वृद्धि हुई। जब वो याचना से या अपनी प्रार्थना से या जो भी अपनी नीति लगा रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, तब भारतीयों में एक प्रकार से असंतोष की भावना जगने लगी। भारतीय जनमानस के बढ़ते इस असंतोष ने गरमपंथी विचारधारा को जन्म दिया। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीतिक की आलोचना होने लगी। इसी के साथ राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्र नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जो उदारवादी थे वो 3P का जो रूल लगाते थे, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट, अर्थात प्रार्थना, याचिका और विरोध, ये जो वह 3P का रूल लगाते थे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसी के कारण धीरे धीरे उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। 19वीं सदी के अंत तक उदारवादी जो राजनीति थे, जो भी लीडर्स थे, उनकी आलोचना होने लगी। उनके बारे में लोगों के मन में एक प्रकार से विचार आ गया कि इनके द्वारा हमें जो है स्वाधीनता या कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उग्रवादी चरण के जो नेता थे वह उदारवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण तरीकों से विश्वास नहीं रखते थे। जो उग्रवादी नेता थे वह उदारवादी चरण के जो नेता थे उनकी तरह शांतिपूर्ण तरीकों पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सक्रिय आंदोलन भी करेंगे। जो उग्रवादी नेता थे वह कहते थे कि मैं पहले अपनी जो भी विचार हैं, जो भी मांगे हैं, एक प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से रखूँगा, लेकिन अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद हम सक्रिय आंदोलन भी करेंगे।
इनके विरोध जताने के तरीके थे, जैसे कि जुलूस निकालते थे, हड़ताल पे बैठ जाते थे, बहिष्कार कर देते थे, विरोध प्रदर्शन पर ये हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब एक प्रकार से सभी बातें करते थे, सक्रिय जन आंदोलन करते थे जब उनकी मांगों का एक प्रकार से पूरा नहीं किया जाता था। उग्रवादी नेता अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे, वह किसी भी एक मांग को अपने ज़्यादा देर तक चलने नहीं देते थे। एक प्रकार से वह चाहते थे कि जो भी हमारी मांग हो या तो उसको तुरंत के तुरंत दे दिया जाए, जो भी टाइम लगे, या फिर मना जो भी करें, जो भी निर्णय हो शीघ्र ही दे देंगे। उग्रवादी चरण के उदय के क्या कारण थे? पहला तो राजनीतिक कारण हम जानेंगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा करना। एक प्रकार से जब अंग्रेजी सरकार कांग्रेस जो मांग करती थी उसकी उपेक्षा करते थे, कभी भी मांगों को पूरा नहीं करते थे, अनसुना कर देते थे, इससे लोगों के मन में एक प्रकार से उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई, उनके प्रति एक प्रकार से विरोध उत्पन्न हुआ। इसके कारण उग्रवादी चरण का उदय हुआ। या फिर दूसरा कारण, अंग्रेजी सरकार की भारतीयों के प्रति शोषणकारी जो नीतियाँ थी, शोषण करते थे, इससे भी उग्रवादी चरण का एक प्रकार से उदय हुआ। आर्थिक कारण अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार का भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाना जो है वह आर्थिक कारण था उग्रवादी चरण के उदय का, क्योंकि वह जो भी वस्तु था उस पर अत्यधिक कर लगा देते थे और भारत के आम जनमानस को बहुत ही कठिनाई होती थी। पक्षपातपूर्ण नीतियाँ जो थी उनकी अंग्रेजों की, इससे भी महामारी व अकाल का प्रकोप, जब भी महामारी अकाल का प्रकोप होता था तो वह सहायता नहीं करते थे, वह अन्य कार्यों में बिजी हो जाते थे और अधिक धन लुटाते थे, लेकिन अकाल में जनमानस की एक प्रकार से भारत के लोगों की कोई भी सहायता नहीं करते थे। सामाजिक कारण की बात करें तो भारतीयों के साथ वह अभद्र व्यवहार करते थे। अंग्रेजी सरकार का भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण कानून जो था यह भी एक कारण था। पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों पर थोपना यह भी एक कारण था। किसका? गरम दल के नेताओं का उभरने का। गरम दल के नेता कौन कौन से थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल जो हैं बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो हैं, यह चारों क्या हैं? गरम दल के नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके बारे में हम जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नगिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उपनाम इनका बाल लोकमान्य तिलक है। इनको बाल या लोकमान्य तिलक कहा जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? इन्होंने 2 समाचार पत्रों, मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठा का शुभारंभ किया था। इन्होंने जो मराठी में केसरी नामक जो उनका एक प्रकार से समाचार पत्र था उसका शुरुआत किया था और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम का समाचार पत्र शुरू किया था। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का आयोजन भी किया था। जैसे कि क्या करते थे, वह कोई भी महोत्सव करके लोगों को एकत्रित करते थे, तत्पश्चात वहाँ पर राष्ट्र जागृत की बातें करते थे जिससे लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न हो। अगर किसी को आप ऐसे बुलाएंगे कि आइए आपको हम राष्ट्र जागृत की बातें बताएंगे तो वह नहीं आते थे। लेकिन जब किसी भी महान लोग जो होते हैं उनकी एक प्रकार से महोत्सव रखते हैं तो उसमें मेला में बहुत लोग आ जाते हैं और उसी में थोड़ा सा समय लेकर आप राष्ट्र जागृत की बातें कर दें तो उनके मन में राष्ट्र हित की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वह उन्होंने यह दिमाग लगाया हुआ था, इस प्रकार से ये उन्होंने कार्य किया था। इन्होंने द आर्कटिक ऑफ होम, वेदास और गीता नामक पुस्तकों का लेखन किया हुआ था। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास एंड गीता जो 2 पुस्तकें उनकी हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेट है ये कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आगे देखेंगे हम लाला लाजपत राय जी के बारे में। यह भी गरम दल के एक नेता थे, लाल बाल पाल के। ये जो लाल बाल पाल हैं ये तीनों बहुत ही प्रमुख नेता थे। किसके? उग्रवादी चरण के गरम दल नेता।
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ। इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है और शेरे पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने लाहौर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र पीपल निकाला था और इन्होंने लाहौर से पंजाबी नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तकें की, कौन कौन सी? अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये सभी पुस्तकें किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय जी ने लिखी हुई थी। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक गरम दल के नेता थे। बहुत से इन्होंने नीतियां अपनाई, बहुत से विरोध किए भारत को आज़ाद कराने में और अंततः एक लाठीचार्ज जो हुआ साइमन कमीशन के विरुद्ध, यह एक प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठीचार्ज हुआ और उसमें इन्हें चोट अधिक लग गई और इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम बात करेंगे बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज में हुआ था। बिपिन चंद्र पाल पेशे से पत्रकार थे और स्वराज्य और स्वदेशी वस्तुओं के लिए भारतीयों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए हमेशा अपनी कलम का सहारा लेते थे। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक शुरू किया और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया दैनिक शुरू किया और भारत के लोगों में देशभक्ति की भावनाएं इन लोगों ने फैलाई हुई थी। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष श्री अरविंदा का जन्म जो है कोलकाता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वे एक योगी, गुरु, कवि और भारतीय दार्शनिक और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे। अरविंदो को गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में अलीपुर बम कांड में और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था और अंततः उन्हें मुफ्त कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और आध्यात्मिक पथ के लिए पांडिचेरी चले गए थे। इन्होंने 1926 ईस्वी में पांडिचेरी के अरविंदो आश्रम की स्थापना की और उनके जो कुछ साहित्यिक कार्य हैं, कौन कौन से हैं? द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ द योग एंड सावित्री, ये सभी उनके कुछ साहित्यिक कार्य हैं। आगे फिर बात आती है बंगाल विभाजन की, जो कि आपका अगला चैप्टर है। आपको अगले चैप्टर में अच्छे से बताया जाएगा कि बंगाल का विभाजन जो है किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। एक प्रकार से आपको छोटी सी भूमिका इस चैप्टर में हम बता दे रहे हैं, उसके पश्चात आप अच्छे से अगले चैप्टर में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वो वीडियो जल्दी आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है और इस प्रकार सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। उन्होंने ऐसी बात कही थी, लेकिन उनका बंगाल विभाजन करने का एक प्रकार से जो उनकी उद्देश्य थे कुछ अलग थे, जो कि आपको अच्छे से बताया जाएगा। वास्तविकता में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था और किस प्रकार से कुचला वह भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से ही पता चल जाएगा। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही कि बंगाल के 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था और यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का ही अंग था। एक प्रकार से जो उग्रवादी चरण है उसमें कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1905 में कौन सी घटना हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हो गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। 1911 में शाही दरबार लगा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। होम रूल लीग भी 1916 में हुआ था और रॉलेट एक्ट जो है 1918 में एक प्रकार से आया था। नरम दल और गरम दल दोनों का एक प्रकार से अंतर जो है हमने आपको उदारवादी विचारधारा का उदय जिस वीडियो में पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया है कि गरम दल के नेता और जो नरम दल के नेता हैं उनके विचारों में किस प्रकार से
विभिन्नताएं हैं, सभी चीज़ें हमने आपको अच्छे से बता दी हैं। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगला वीडियो आपका चैप्टर 6 जो है जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।